जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सेंटर फॉर एम्बिशन में। आई एम अंशुल शर्मा, योर फैकल्टी एंड मेंटोर फॉर सेंटर फॉर एम्बिशन। आप सभी ने इबोला वायरस से रिलेटेड न्यूज़ तो सुनी ली होगी, और हमारे लिए वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, आज की वीडियो में हम ये समझने वाले हैं। व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग ऑन द वर्ल्ड स्टेज, व्हाट इबोला वायरस इज, हाउ इज इट रेलिवेंट फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। लेट्स गेट डेल्व इनटू दिस टॉपिक इन दिस वीडियो एवरीवन। इबोला वायरस से रिलेटेड जो है न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट हो रही है। क्यों? क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में स्पेशली युगांडा एंड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो वाला जो क्षेत्र है, वहां पर इबोला वायरस का बहुत ही सीवियर आउटब्रेक हुआ है। ऑल्दो इबोला वायरस की वैक्सीन एग्जिस्ट करती है, लेकिन इबोला वायरस का जो अब न्यू वेरिएंट डिस्कवर किया गया है, उसकी पर्टिकुलर उस पर ये वाली वैक्सीन जो है, मौजूदा वैक्सीन, वो इफेक्टिव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसे समझ सकते हैं, जब कोरोना आया था तो उसके कई सारे वेरिएंट आए थे, कई सारे स्ट्रेन आए थे, जैसे कि डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट। ठीक है, अब हमने उन सभी के लिए एक वैक्सीन तो बना ली। अब सपोज कोरोना का कोई ऐसा स्ट्रेन आ जाए, XYZ कोरोना, जिस पर मौजूदा वैक्सीन काम नहीं करती हो, ऐसा ही कुछ इबोला के केस में हुआ है। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड ये इबोला वायरस क्या है। इसका आउटब्रेक पूरी दुनिया में ऐसा बताया जा रहा है कि एक नेशनल इंटरनेशनल हेल्थ इमरजेंसी जो है वो बन चुकी है इबोला के नाम से। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं कि एक वायरस जो होता है उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, वो बॉडी में कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो हमने देखा था वायरस, हम ऑलरेडी वायरसेस को डिस्कस कर चुके हैं। वायरस इज लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। वायरस जो होता है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह एक्ट करता है। ठीक है, कुछ इसमें लिविंग पार्ट होते हैं। लिविंग पार्ट की अगर हम बात करें, वायरस को लिविंग क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहा जाता है वायरस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल होता है, जो कि आरएनए या डीएनए कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें जो बनावट होती है वो इस तरह से होती है, ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है, ये एंजाइम प्रेजेंट होता है इसमें, और ये जो बाहर की लेयर होती है इसे बोलते हैं हम कैप्सिड। व्हाट डू वी कॉल इट? वी कॉल इट कैप्सिड, जो कि इस जेनेटिक मटेरियल को, जो कि डीएनए होगा या आरएनए होगा, इसको प्रोटेक्ट करती रहती है। नॉन लिविंग क्यों कहते हैं वायरस को? वायरस को नॉन लिविंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, लैक्स मेटाबॉलिज्म। जैसे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो कुछ खाता है, दे कंज्यूम, दे डाइजेस्ट एंड दे एक्सक्रीट। इसका खुद का मेटाबॉलिज्म नहीं होता, ये होस्ट सेल के ऊपर डिपेंडेंट होता है कंप्लीटली। तो अगर हम बात करें, ये अगर वायरस है तो वो किस तरह से अफेक्ट करेगा एक हेल्दी पर्सन को, तो वो इस तरह से कुछ इफेक्ट करेगा। सपोज ये वायरस है, दिस इज वायरस, दिस इज आवर नॉर्मल बॉडी सेल, ये हमारा बॉडी का नॉर्मल हेल्दी सेल है। इसके ऊपर स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं इस तरह से। ओके, क्या होते हैं? दीज आर स्पाइक प्रोटीन, दीज आर नोन एज स्पाइक प्रोटीन्स। ये स्पाइक प्रोटीन, और यहां पर होते हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स, हमारी बॉडी के ऊपर होते हैं रिसेप्टर प्रोटीन्स, इन्हें भी स्पाइक प्रोटीन्स का, ये दोनों ही प्रोटीन से बने होते हैं, इसलिए यहाँ इन्हें रिसेप्टर बोला जाता है। अब ये यहाँ से इस तरह से अटैच होता है और हमारी बॉडी के सेल में एंटर हो जाता है। एंटर होने के बाद, सपोज ये एंटर हो जाता है, ये जो कैप्सिड है, ये कैप्सिड ब्रेक हो जाएगा, कैप्सिड ब्रेक्स। कैप्सिड ब्रेक होने के बाद क्या होगा? हमारी बॉडी का नॉर्मल सेल, इस सेल के अंदर क्या होगा? एक न्यूक्लियस होगा, दिस इज न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस, ये कैप्सिड ब्रेक हो गया, यहां से जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए, वो हमारे जो यहां पर क्रोमैटिन है, डीएनए है, इस पर जाकर अटैक कर देता है। जो नॉर्मल हमारी बॉडी का डीएनए है उस पर जाकर अटैक कर देता है, और यहां से वायरस रेप्लिकेट होना शुरू हो जाता है। वायरस रेप्लिकेशन, वायरस रेप्लिकेट होता है, यहां से मल्टीपल कॉपीज बनती हैं सेम वायरस की। ठीक है, बहुत सारे वायरस बन जाएंगे छोटे छोटे, और इस सेल से बाहर निकल आएंगे, बहुत सारे वायरसेस बन जाएंगे, एन नंबर ऑफ वायरस
क्रिएट हो जाएंगे और फिर बाकी जो नॉर्मल बॉडी सेल्स हैं उन पर जाकर ये अटैक करने लगेंगे। दिस इज हाउ अ नॉर्मल वायरस फंक्शंस। ये हमने बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं इन मल्टीपल वीडियोस। ठीक है, वायरस किस तरह से काम करता है, दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। अब इबोला क्यों एक कंसर्न बना हुआ है? इबोला कंसर्न इसलिए बना हुआ है, सबसे पहली चीज WHO ने घोषित कर दिया है कि इबोला का 17th आउटब्रेक हो गया है इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। 17वां ये आउटब्रेक हुआ है, मतलब 17वीं बार अब ये आउटब्रेक देखा जा रहा है। और स्पेशल क्यों है? क्योंकि नॉन जायर स्ट्रेन, अभी तक जो इबोला का स्ट्रेन था उस स्ट्रेन का नाम जायर स्ट्रेन था। ठीक है, जायर जो एक रिवर है जो कि अफ्रीका में हमें पाई जाती है, अफ्रीका की रिवर है जायर, वहां पर उस नाम से ये स्ट्रेन था। ठीक है, जायर स्ट्रेन, वो स्ट्रेन नहीं है ये। इसके लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है। जायर स्ट्रेन जो है इसके लिए हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन ये जो वैक्सीन अवेलेबल है ये नॉन जायर स्ट्रेन जो है इस पर नॉन इफेक्टिव है, इस पर ये वैक्सीन काम नहीं करती है। होप दैट इज क्लियर टू यू। इस पे ये वैक्सीन जो काम नहीं करती है। ठीक है, अफ्रीका में स्पेशल हम बताएं कि अफ्रीका में किस जगह ये चीज हुआ है, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, ये हॉटस्पॉट बने हैं। अब युगांडा में बहुत सारे इंटरनेशनल सेंटर्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से इंटरनेशनल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ से जो व्यक्ति है वो अमेरिका, यूरोप, एशिया कहीं भी ट्रैवल करते हैं। इस वजह से ये पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं कि युगांडा एक एक हब बन सकता है जहाँ से ये इबोला वायरस पूरी दुनिया में फैल सकता है और एक पेंडेमिक का रूप ले सकता है। इसलिए यहाँ पर एक इंटरनेशनल हेल्थ कंसर्न के तौर पर इसे एक अलर्ट जारी कर दिया गया है कि अब लोगों को थोड़ा सावधान हो जाना है, क्योंकि 17वां आउटब्रेक होना जा रहा है और ये स्ट्रेन जो है नॉन जायर स्ट्रेन है जिसकी कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है फिलहाल। ठीक है, इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। इबोला वायरस की अगर हम पर्टिकुलर बात करें, इबोला वायरस के अभी तक 7 इबोला वायरस जो है, इबोला वायरस, इसके 6 वेरिएंट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। 6 वेरिएंट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं। ठीक है, जिसमें से 3 बहुत ज्यादा सीवियर है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल माने जाते हैं। एक है आपका इबोला वायरस, इबोला वायरस, ये इबोला वायरस है, नॉर्मल इबोला वायरस, जब पहली बार आउटब्रेक हुआ था जिसका नाम इबोला वायरस रखा गया था। इसके बाद सूडान इबोला वायरस। ठीक है, ये सूडान इबोला वायरस, इसे सूडान वायरस भी बोला जाता है। ठीक है, अब जो न्यूज में चल रहा है दैट इज बूंदी बुग्यो वायरस, बूंदी बुग्यो वायरस। ये ऐसा स्ट्रेन है जिसके लिए अभी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। नो, बूंदी बुग्यो वायरस जो है, स्ट्रेन जो है, नॉन जायर स्ट्रेन है। ठीक है, इसके लिए अभी कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। देयर इज नो वैक्सीन अवेलेबल फॉर दिस बूंदी बुग्यो स्ट्रेन ऑफ इबोला वायरस। इबोला वायरस का ये जो बूंदी बुग्यो स्ट्रेन है, इसके लिए कोई भी वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आई एम रिपीटिंग दिस मल्टीपल टाइम्स सो दैट यू रिमेंबर दिस थिंग। यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा, इबोला वायरस हैज अ वैक्सीन, और न्यूज में चल रहा है इसके कोई क्योर नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। आप उस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट मार्क करेंगे, बट दिस इज नॉट ट्रू। इबोला वायरस हैज वैक्सीन, बट द बूंदी बुग्यो स्ट्रेन ऑफ दिस इबोला वायरस इज इनइफेक्टिव टू दिस वैक्सीन। वो इनइफेक्टिव है इस वैक्सीन के लिए, तो उस पर वैक्सीन का काम चल रहा है, बट दैट डजंट मीन कि इबोला वायरस के लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये तो रही इबोला वायरस के स्ट्रेन्स की बात। इबोला वायरस, पीपीटी के साथ चलते हैं। इबोला वायरस की हम बात करें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का इतूरी प्रोविंस सबसे ज्यादा अभी खतरे में माना जा रहा है। इतूरी प्रोविंस जो है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है।
ये इतूरी प्रोविंस जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है युगांडा के साथ। इतूरी प्रोविंस ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी का इतूरी जो राज्य है, ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में अनेक राज्य हैं, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, ऐसे ही यहां पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एक राज्य है इतूरी राज्य। वो इतूरी राज्य युगांडा देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वहां से माइग्रेंट्स ट्रैवल करते हैं, अप डाउन करते हैं, जिसकी वजह से ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से युगांडा फैल चुका है। युगांडा एक अर्बन सेंटर है जहां इंटरनेशनल सेंटर्स हैं, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी है, वहां से ये पूरी दुनिया में फैलने का डर बना हुआ है। अभी तक 65 डेथ जो है वो रिपोर्ट करी जा चुकी हैं इबोला वायरस के चलते, ठीक है। अब इबोला वायरस की अगर हम खुद में बात करें, हम ऑलरेडी वेरिएंट्स देख चुके हैं। इबोला वायरस क्या है? इबोला वायरस एक डेडली वायरस है, बहुत फैटल है, इसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा होती है, मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ये हो गया इबोला वायरस तो कम चांसेस होते हैं कि व्यक्ति जीवित रह पाए, बशर्ते इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है। ये जो इबोला वायरस है ऑर्थो इबोला वायरस की फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, ग्रुप ऑफ वायरस बोला जाता है ऑर्थो इबोला वायरस, ऑल्दो नॉट दैट मच नेसेसरी। एक ऐसी दिक्कत है जिसमें इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है बॉडी में। हमारी बॉडी है, अंदर जो नसें होती हैं वो रप्चर होना शुरू हो जाती हैं और शरीर के अंदर ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। शरीर के अंदर ब्लीडिंग, हार्ट, लंग्स, आईज जो है इंटरनल ब्लीडिंग करना शुरू कर देती हैं, ईयर से ब्लीडिंग होने लग जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत क्रूशल है हमें समझने के लिए। पहला आउटब्रेक कब हुआ था इबोला? पहली बार जो आउटब्रेक हुआ था वो 1976 में। 1976 में पहली बार सूडान में और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में यहाँ पर देखा गया था, रिमोट विलेजेस में अफ्रीका के, ये इबोला वायरस देखा गया था। इबोला वायरस को हम बात करें, ये एक जूनोटिक डिजीज है। कैसा डिजीज है? इबोला वायरस इज अ जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होते हैं जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होते हैं, जानवरों से इंसानों में आते हैं। तो ये नॉर्मली इबोला वायरस फ्रूट बैट्स के थ्रू इंसानों में आता है, ठीक है। फ्रूट बैट्स को कंज्यूम करते हैं प्राइमरी प्राइमेट्स और उन प्राइमेट्स को कंज्यूम करते हैं ह्यूमंस। तो ये बैट्स के थ्रू ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाता है। क्या सिम्टम्स हैं अगर किसी को इबोला वायरस हो जाता है? तो तुरंत ही सिम्टम्स नहीं दिखते हैं, 15 से 20 दिन लगते हैं पूरी बॉडी में उस वायरस को फैलने में। फिर हाई फीवर होता है, हेडेक होता है, बहुत ही तेज सिर दर्द होगा, वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, डायरिया हो जाता है, मसल पेन, वीकनेस और इंटरनल एक्सटर्नल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। ब्लीडिंग आपके आंखों से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ईयर से, नोज से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। 2 से 21 दिन के बाद ये सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। क्या प्रिवेंशन है? वही प्रिवेंशन है जो कोविड के लिए, वायरसेस के लिए होते हैं रेगुलरली। अपने हैंड्स को वॉश कीजिए, ठीक है, बाहर आए सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, ग्लव्स वगैरह पहनिए, मास्क पहनिए, और जो लोग संक्रमित हैं उनसे दूर रहिए। वाइल्ड एनिमल्स के कांटेक्ट में ना आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और फूड को प्रॉपरली कुक कीजिए। हो सकता है आप कोई ऐसा मीट कंज्यूम कर रहे हो जो कि इफेक्टेड है इबोला वायरस से। अब उस मीट को आप कंज्यूम करेंगे तो अल्टीमेटली वो, अगर आप प्रॉपरली फूड कुक नहीं करेंगे तो वो वायरस जिंदा ही रहेगा, वो डैमेज नहीं होगा। क्योंकि ये चीज़ हम देख चुके हैं, वायरसेस जो है उनमें कम चांसेस होते हैं कि वो डेड हो जाए, ठीक है। फूड को प्रॉपरली कुक करना है, ये हमने देखा। यही सिम्टम्स, और ये किस तरह से फैलता है हमने देख लिया कि जूनोटिक डिजीज है। सबसे पहली तो चीज़ जूनोटिक डिजीज है, जानवरों से इंसान में आता है, ठीक है। फ्रूट बैट, पॉर्क्यूपाइंस और नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, अगर आप इनके कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो यहां पर इबोला वायरस ट्रांसमिट होने का चांसेस हो जाता है। याद रखिएगा, कोविड एयर के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा था, इबोला वायरस एयर के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होता। हवा से इबोला वायरस नहीं फैलता है, एक जगह से दूसरी जगह हवा से इबोला वायरस नहीं जाएगा, ओके। ऑल्दो वायरसेस वेरी हार्डली ट्रेवल इन एयर, वायरसेस एयर में ट्रेवल नहीं कर सकते हैं क्योंकि दे आर, अगर वो होस्ट में नहीं है तो दे पजेस नॉन लिविंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये चीज हम बेसिक बायोलॉजी की क्लासेस में देख चुके हैं। अब एक इंसान संक्रमित हो जाए, अब उस संक्रमित इंसान के कांटेक्ट में अगर आप आते हैं तो फिर आपको इबोला वायरस से आप भी संक्रमित हो सकते हैं। किस तरह से? या तो आप उस व्यक्ति के ब्लड के कांटेक्ट में आ जाएं, ठीक है,
उस व्यक्ति के जो बॉडीली फ्लूइड्स होते हैं वो जो सीक्रेट हो रहे हैं, जैसे स्वेट हो गया, सलाइवा हो गया, वॉमिटिंग हो गई, ठीक है, उसके ऑर्गन्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसके लिए हेल्थ वर्कर, डॉक्टर्स वगैरह जो हैं वो ऑर्गन्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं। इसके अलावा आप बाकी बॉडीली फ्लूइड्स हैं, जैसे हमारा स्टूल है, सीमेन है, ठीक है, यूरिन है, इन सब के कांटेक्ट में आएंगे, या फिर कंटामिनेटेड मटेरियल के कांटेक्ट में आएंगे, तो यहाँ पर आप ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसमिट होता है। ऑल्दो इज इट अ जूनोटिक डिजीज, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। अगर आप इन्फेक्टेड हो गए हैं लेकिन अभी आप में सिम्टम्स शो होना शुरू नहीं हुए हैं, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने के बहुत कम चांसेस होते हैं। लेकिन जैसे ही सिम्टम्स दिखना शुरू हो जाते हैं, चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो अब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकता है। इबोला का वैसे वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन जो अभी स्ट्रेन देखा है नॉन जायर स्ट्रेन, उसके लिए वैक्सीन नॉन इफेक्टिव है, ये बात याद रखेंगे, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। यहां पर ये चीज देखेंगे, सर्वाइवल इसकी, हाँ, फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये याद रखेंगे। एवरेज 50% फर्टिलिटी रेट है, मतलब अगर 100 लोग संक्रमित हो जाते हैं तो उसमें चांसेस है कि 50 लोग तो मरने ही हैं। कहीं कहीं ये 25 से 90% तक भी देखा गया है। मतलब अगर 1000 लोगों को संक्रमण हो जाता है तो उसमें से 900 लोग तो भाई आर गोइंग टू डाई। दिस इज वॉट इसकी फर्टिलिटी रेट है, ठीक है। 90% तक वेरी करती है इबोला वायरस की जो फर्टिलिटी रेट है, दैट वेरीज 25 to 90%, 25 से 90% तक वेरी करती है, ठीक है। सिम्टम्स हम देख चुके हैं, फीवर, डायरिया, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, इट कैन इवन लीड टू डेथ, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। जो 3 वेरिएंट्स हमने इबोला वायरस के पढ़े वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इबोला वायरस 1976 में पहली बार डिस्कवर किया गया था अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर इबोला, वहीं से उसका नाम इबोला पड़ा। होप दैट इज क्लियर टू यू। हालांकि ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, बट इट हैज़ वेरी लेस चांसेस टू बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, ठीक है। यहाँ से इबोला वायरस जो कि इबोला डिजीज कॉज करता है, पहला स्ट्रेन था। फिर इसके बाद अलग अलग स्ट्रेन आए, लेकिन वो इतने हार्मफुल नहीं थे। लेकिन इसके बाद दूसरा जो वेरिएंट आया, सूडान वायरस, सूडान इबोला वायरस, वो और ज़्यादा हार्मफुल था, जिससे बहुत ज़्यादा मौतें देखने को मिली। अभी फिलहाल में जो वायरस का स्ट्रेन चल रहा है वो स्ट्रेन आपका बुंदी बुग्यो स्ट्रेन है। बुंदी बुग्यो वायरस इबोला वायरस का ही पार्ट है, बुंदी बुग्यो स्ट्रेन। जैसे कोविड का डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट था, ऐसे ही इबोला का बुंदी बुग्यो स्ट्रेन है, जो कि फिलहाल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा में फैल रहा है, और इसके पूरी दुनिया में फैलने के चांसेस हैं। इसीलिए WHO ने एक हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बी कॉशियस, अवॉइड ट्रैवलिंग, ओके, एंड अवॉइड कि आप जो लोग इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा स्पेस दीजिए। इस तरह से सावधानी बरतना हमारे इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने सारी चीज़ें कवर कर ली जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इन केस यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन। प्लस जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है उसके एप्लीकेशन पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पार्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं प्रीलिम्स में आते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द चांसेस जब हम PYQs भी सॉल्व करेंगे फॉर द अपकमिंग ईयर्स, तो आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो दे आर डूएबल, ईजी टू सॉल्व होते हैं। अब यहाँ पर इबोला के केस में आपने जो बेसिक चीज़ें देख ली, ठीक है। अब यहाँ पर स्टेटमेंट किस तरह से फ्रेम हो सकता है? स्टेटमेंट फ्रेम हो सकता है जैसा कि मैंने आपको बताया था, इबोला वायरस डज नॉट हैव अ वैक्सीन बट द स्टेटमेंट इज इन इटसेल्फ। अब आप न्यूज़ में देखेंगे, न्यूज़ में हल्ला मच रहा है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं है, but that statement in itself is incorrect. Why? Because Ebola virus does possess a vaccine, although the existing vaccine is ineffective to this particular बुंदी बुग्यो स्ट्रेन, इस पे इनइफेक्टिव है, बट दैट डजंट मीन कि इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। बुंदी बुग्यो स्ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन स्टेटमेंट फ्रेम हो सकता है क्वेश्चन में, UPSC प्रीलिम्स में।
ओके ये एक जूनोटिक डिजीज है। इस तरह से जो बेसिक पॉइंट्स हैं, जैसे इबोला वायरस एक जूनोटिक डिजीज है, ठीक है, इसके सिम्टम से हार्डली इट कैन देयर इज अ क्वेश्चन, ठीक है। पहला आउटब्रेक 1976 में हुआ था। इट हैज़ मेजरली 3 जो इसके वेरिएंट्स होते हैं, और बेसिक क्वेश्चंस ही आपसे पूछे जाएंगे। इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क देम। स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, show up daily, and be a champion. Thank you so much everyone. Jai Hind, Jai Bharat.